सब तैयारी हो गई है वैसे? साई को बात करो। नमस्कार सर। आई आई सर, लाइट जल रही है आपके कमरे में। आउट ऑफ नेटवर्क कर रहे हो? दौड़ते हुए शर्मा जी को जोड़ो। आप ज्वाइन करिए सर। अच्छा आउट ऑफ नेटवर्क कर रहे हैं? रिब्बू दमन जी जुड़ गए हैं। तो जुड़ गए? नाम नंबर बोला इनका, साई का। डॉक्टर उदयवीर सिंह जुड़ गए हैं। नेटवर्क कवरेज से बाहर 9450 50 48 48 21 21 96 9 6 बता देना हमको। तुम्हारा नंबर कौन सा है? उसी मेरा? लिंक से फिर जुड़ा है। ये लिख चेक चल रहा है ना। फिर ये ज्वाइन मीटिंग करने लगा। वो मैं एडमिट कर रहा हूँ सभी को। इसमें अब ये क्या हो गया देखो? देखा ना? क्यों नहीं आ रहा सबका? हाँ, आपको ज्वाइन करना होगा। एग्जिट करो। 96 मुझे ज्वाइन कराइए। उदयवीर जी आ गए, काफ़ी लोग आ गए। 22 तो ज्वाइन हाँ, आपका ज्वाइन कर दिया मैंने। हुआ ना? अब हुआ। माइक क्यों ऑन किया था? लाइव चल रहा है, उसको देखे रहना घंटे। लाइव स्विच नहीं हो रहा। हाँ, आप सही है, अब लाइव है। ये तो समस्या हो जाती है इसमें जगह से। बैठिए भाई साहब। नहीं नहीं, आप शुरुआत कर दीजिए। दमन जी आए ये S20 अल्ट्रा है वो सर। नहीं जोड़ रहे, सुने और जोड़ो जल्दी ये से। S20 अल्ट्रा है। नहीं, ये वो Note 10 Plus है। Note 10 Plus। देखिए ना सर, आपका नेट बहुत स्लो है। वहाँ लेफ्ट हो गए। तो तुम अपना कनेक्ट करो फिर। मेरा मेरा सर 300 तो बस चल रहा है वैसे। सही है, आ गया। पापा दोनों एक साथ स्ट्रीम हो रहे हैं ना। आप यूट्यूब पर भी आप बना, उसी पे आप आइए फिर। किस आप उस पर रहिए। यूट्यूब पे? हाँ, नहीं मीट पे। अच्छा। ये तुम बैठ मैम का माइक बनता वो उनका सर का बनता। सर का उनका। नाइस। हाँ, मैं परेशान था ना, देखे रहना। क्योंकि मैं आपकी यूट्यूब पे फेमस हूँ। गड़बड़ करने वालों में क्या हो गया मैम? ये वो गड़बड़ करने वालों में देखे रहना। आप स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा बहुत लोगों को आप मतलब। करिए, आपको ही करना होगा। जी आप सर मैम। लाइव स्ट्रीमिंग में यही आ रहा है ना डिस्प्ले। हाँ बिल्कुल वही डिस्प्ले आ रहा है। आप शेयर स्क्रीन कर रहे 28 लोग ज्वाइन हो गए हैं वैसे। हैं। यस। मेरा तो ऑफ है सब। सर आप अपना नेट बचा लीजिए, मैं अपने नेट से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप पे देख लेता हूँ। भैया बाद में बात करेंगे। आप अपना नेट बचा मेरा लीजिए। म्यूट है दम। साझा चल रहा है। कट गया था मेरा। ये आपका दिखा रहा है ये इधर आ तो। रही है। तो हम अगर बोलो कैसे अब आ बोलो? गया। ये नीचे बैठ। मुझे जरा अलाउ कीजिए उसके लिए। अलाउ है आपका? नहीं सेंड कीजिए। देखो 4 माइक। हो गए शुरुआत का। शैलेश शर्मा जी को दो माइक। हेलो। सर मैंने साइन आउट कर दिया सर। आज के राष्ट्रीय वेबिनार नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में आप समस्त महानुभावों का मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर केकेपीजी कॉलेज, इस वेबिनार के संयोजकों की ओर से, आयोजकों की ओर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मित्रों,
मित्रों, इस वेबिनार का प्रारंभ माँ वाग्देवी की मानसिक वंदना और उनको प्रणाम करते हुए करें। या कुलदेन दुतसार हर धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। कोई बाघ बिना बाघवा के अर्थहीन होता है, जैसे कोई शरीर बिना आत्मा के प्राणहीन होता है, उसी प्रकार कोई भी कार्यक्रम बिना हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में अत्यंत विद्वान प्रतिभाएं और श्लाघनीय व्यक्तित्व प्रतिभाग कर रहे हैं और मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि स्वागत उनका परिचय आदरणीय डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी जी। का परिचय देती हूँ। आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रिपुदमन सिंह जी हैं, जिनका इटावा जनपद से गहरा व आत्मीय संबंध है। आप वर्तमान में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कानपुर हैं। सहज और सुलभ व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर रिपुदमन सिंह जी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम आदरणीय डॉक्टर राज शरण शाही जी हैं, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड विभाग में प्रोफेसर हिंदी संस्थान लखनऊ के प्रकल्प गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र के संयोजक हैं। मेटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन समिति के सदस्य हैं तथा देश स्तरीय नेट मूल्यांकन समिति के मेंटर भी हैं। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अध्यक्षता कर रहे केकेपीजी कॉलेज इटावा के प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय शंकर वर्मा जी, मंत्री प्रबंध समिति आदरणीय श्री राकेश वर्मा जी, प्राचार्य आदरणीय श्री अरुण कुमार जी। इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी व कार्यक्रम के सह संयोजक इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, जिनके उपस्थिति के बिना आज का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है या सफलता की कामना नहीं कर सकते हैं। ऐसे महान शिक्षक विद्वज्जन जो कि विभिन्न महाविद्यालयों से इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ। आज इस वेबिनार का विषय है नई शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। हम सभी जानते हैं कि आज का विषय बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में नई शिक्षा नीति का आना और अधिक ताकत प्रदान करेगा, क्योंकि जब तक हम शैक्षिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, द IIT कानपुर, द IIT of Delhi already moving in that direction. It has introduced humanities department and set up a public policy department recently. IIT Kharagpur has a school of medical sciences and technology. Finally, we can say the emphasis in the document on critical thinking and free inquiry is well placed. But at present, it is difficult to read these words in the context. We are here to speak that if the implementation of the policy is with a practical approach, and it will all depends upon us, that is educationist. In the morning I am studying that ACS Higher Education Monica Garg send a letter in which every university has to hello आ रही आवाज सर, आ रही आवाज। अच्छा मुझे लगा स्क्रीन से। तो each university has to prepare a e-content for one subject at least. So, and apart that, every teacher or every student can prepare a e-content according to
his or her wisdom, and it can upload on the e-content library. As in the letter, it is mentioned that as library used to have number of books on any subject and topic, so there can be a number of e-contents developed by educationists in that e-portal. So MOVE is very healthy, and definitely it is going to approach a self-reliant India as the topic of today's webinar. I wish all the success. Self-reliant India concept. Thank you. और अब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के प्रकल्प संयोजक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन समिति के माननीय सदस्य और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम आदरणीय डॉक्टर राजशरण शाही को विषय रखने हेतु इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। कुछ सितारों की चमक नहीं जाती, कुछ यादों की खनक नहीं जाती, कुछ लोगों से होता है ऐसा रिश्ता कि दूर रहकर भी उनकी महक नहीं जाती, कि दूर रहकर भी उनकी महक नहीं जाती। परम आदरणीय डॉक्टर राजशरण शाही। ऐड है, वो बोल नहीं रहा है अभी, एक बार आप बोल दीजिए। बोल रहे इनका माइक ऑन नहीं हुआ अभी तक, उनको कुछ ही करना है माइक ऑन। हाँ वो माइक ऑन नहीं कर रहा है ना, इनको बोल दिया सर वीडियो नहीं कर रहा। माइक सर ऑन कीजिए। You can't unmute someone else. ये भी है। वे चले तो नहीं गए हैं, वो छोड़ के चले तो नहीं गए कहीं। वो ज्वाइन करके लेफ्ट तो नहीं कर रहे। रिपु दमन सिंह चले गए छोड़ करके। लेफ्ट द मीटिंग। बीच में अभी कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य माननीय मुख्य वक्ता जी अभी आने वाले हैं और कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक बहुत सुंदर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति बनाई गई है और उसको आगे विस्तारित करके उसको लागू किया जाना है, ये के महाविद्यालय की प्रबंध समिति, अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी जी और समस्त के कॉलेज के शिक्षकों का बहुत तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जल्द ही हमारे बीच आदरणीय मुख्य वक्ता जी आने वाले हैं और हमें वो संबोधित करेंगे। नई शिक्षा नीति में सभी आए हुए महानुभावों का मैं के कॉलेज की ओर से, प्रबंध समिति की ओर से, समस्त शिक्षकों की ओर से उनका भावप्रबल स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज खगोलीकरण के इस युग में, के इस काल में आवश्यक है कि हम अपनी शिक्षा नीति को इस प्रकार से बनाकर चलें ताकि देश को समृद्ध किया जा सके, समर्थ बनाया जा सके। बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया हमने और 1986 के उपरांत नई शिक्षा नीति बहुत सारे हम आलोचनात्मक टिप्पणी करेंगे, सकारात्मक विषय वस्तु लेकर आपको भी उठाएंगे और इसीलिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। जिन मित्रों का भी कोई प्रश्न होगा तो कुछ प्रश्न हम लोग समय की बाध्यता के कारण ले सकेंगे और आदरणीय मुख्य वक्ता जी से अनुरोध होगा कि वो उनकी समस्याओं का शीघ्र ही हमारे बीच मुख्य वक्ता जी उपस्थित होंगे। किसी भी देश या किसी भी समाज को अगर उत्थान के पथ पर अग्रसर करना है तो निश्चित ही दो चीजों की आवश्यकता है। पहली शिक्षा और दूसरी अर्थव्यवस्था।
बड़े संयोग की बात है कि अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष इस कार्यक्रम का समन्वयन हम स्थापित कर सकेंगे तो निश्चित ही भारत को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मध्य उनसे हमारी कनेक्टिविटी होगी, हम उनके साथ जुड़ सकेंगे। इस बीच मैं स्वागत करूं प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष श्री विजय शंकर और वो भी अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचा रहे हैं, उनके सहयोग से हम लोग कर पा रहे हैं। और इस वेबिनार की तैयारी हम लोग जिस तरह से की गई है और अभी मुख्य वक्ता जी से संपर्क नहीं हो पा, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी भी उपस्थित हैं, अजरा बेगम जी, दीपा नाइक जी, डॉक्टर अकालू प्रसाद जी, हम लोग डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी, डॉक्टर एम त्रिपाठी जी दूर रहकर भी पास हैं। सबसे खास बात यह है कि इस कोविड-19 में शायद हम लोग अगर फिजिकल रूप से मिलना चाहते, एक स्थान पर आकर मिलना चाहते तो शायद संभव ना हो पाता। लेकिन सौभाग्य की बात है कि तकनीक ने इसको हम लोगों को मिलना सर्वसुलभ कर बना दिया है। नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के संदर्भ में जो इस वेबिनार को आयोजित किया गया है उसमें सैकड़ों मित्र जुड़ चुके हैं और मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, खासकर हमारे मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा अधिकारी कानपुर डॉक्टर रिपुदमन जी और मुख्य वक्ता जी। मुझे लगता है कि मुख्य वक्ता जी से संपर्क हो गया है और मुख्य वक्ता जी शीघ्र ही हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे। अलका द्विवेदी जी, आनंद दीक्षित जी, अनिल त्रिपाठी जी, अंजू शर्मा जी, अंकिता काजीदोनी जी, अंकुर वर्मा जी, अनुपम कुमार जी, अर्चना सकलानी जी, अर्चना पांडे जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, अतुल तिवारी जी, अजरा बेगम जी, बिंदु सिंह जी और अब मुख्य वक्ता जी आ गए हैं। और बहुत विनम्रता से हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राजशरण शाही, प्रोफेसर राजशरण शाही को आमंत्रित करता हूं, वो आए और हमें एनलाइटन करें और विषय प्रवर्तित करते हुए नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पर अपना विषय रखने का कष्ट करें। डॉक्टर राजशरण शाही जी। नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना विषय पर आयोजित इस वेबिनार में प्रबंध समिति के के महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय विजय शंकर वर्मा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वहाँ के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आदरणीय रिपुदमन सिंह जी, महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य जी, इस कार्यक्रम की संयोजक आदरणीय पद्मा त्रिपाठी जी, सह संयोजक शर्मा जी तथा सम्मानित महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षक बंधुओं, शिक्षक बहनों एवं इस सेमिनार से जुड़े प्रतिभागी बंधुओं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हम जोड़ के देखते हैं तो मुझे भारत की वो प्राचीन विरासत, भारत की वो प्राचीन गौरव ध्यान में आता है। और जिस मैकाले की शिक्षा नीति के कारण कहते हैं कि भारत जो पराधीन हुआ या लंबे समय तक गुलाम रहा, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले भारत कितना समृद्ध था। और जब मैं समृद्धि की बात कर रहा हूं तो न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, न केवल भौतिक दृष्टि से समृद्ध था, न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध था, बल्कि ज्ञान और विज्ञान के भी क्षेत्र में वो श्रेष्ठतम राष्ट्र था। मैकाले के स्वतः मैकाले ने लिखा है कि ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भारत भ्रमण के दौरान न तो वहां मुझे कोई भिखारी दिखा, न तो कोई मुझे वहां व्यभिचारी दिखा। ऐसा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश, ऐसा नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट देश और ऐसा ज्ञान और विज्ञान की श्रेष्ठ परंपरा दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी।
इस भारत को अगर लंबे समय तक गुलाम बनाना है, लंबे समय तक पराधीन रखना है, तो भारत के लोगों को भारत के वहां की श्रेष्ठता की जो परंपरा है, भारत की जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, उन परंपराओं से भारत के लोगों को काटना होगा। अब भारत की श्रेष्ठ परंपराएं क्या है जो भारत के लोगों को आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से समृद्ध बनाई है? तो उसने कहा कि वो भारत की शिक्षा की परंपरा है। उसी परंपरा, उसी विरासत से भारत के लोगों को अगर काट देंगे तो भारत को लंबे समय तक हम जीत सकते हैं, लंबे समय तक गुलाम बनाए रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जो शस्त्र से जीता नहीं जा सकता। भारत को अगर पराधीन बनाना है तो भारत को शास्त्र से पराजित करना होगा, यानी भारत की शिक्षा को बदलना पड़ेगा। और ये सिर्फ शिक्षा में नहीं, अगर आप देखें 19वीं भारत के लोगों को भारत की उस विरासत से, उसकी समृद्ध विरहन को बदलने का काम मैक्स फुलर को दिया गया, भारत के शिक्षा को बदलने का काम मैकाले को दिया गया, भारत के इतिहास को बदलने का काम स्मिथ और मिल को दिया गया। और इन सारे लोगों ने बखूबी अपने काम को किया, बहुत ही कुशलतापूर्वक इन लोगों ने काम किया। और जिसका परिणाम था, स्वयं मैकाले लिखता है कि मैंने जिस शिक्षा नीति, उसने कहा कि मैं जिस शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया हूं, उस शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप भारत में एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार होगी जो रंग और रूप से तो भारतीय होगी, लेकिन विचार से, भाव से, संवेदना से, सोच से वो अंग्रेज होगी। और ठीक उसके 20 वर्ष बाद वो कहता है कि मैंने जिस शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया है उससे बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही आशाजनक परिणाम आ रहे हैं। अगर ऐसे ही परिणाम आते रहे तो आगामी 20 वर्षों में भारत के लोग अपने मूल्यों और परंपराओं को भूल जाएंगे और जैसा पश्चिम कहेगा वैसा ही वो करेंगे। तो इस पृष्ठभूमि में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात भारत में होता है। मैं इस बात को भी आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत उस समय 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में शिक्षा की कितनी समृद्ध परंपरा रही। और ये किसी भारतीय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये 1830 से 40 के बीच में एडम रिपोर्ट आई जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत, उनका फिर से नेट गया, इंटरनेट कनेक्शन, बुनरों की रिपोर्ट आई। इसी प्रकार से पश्चिम प्रांत पे केंद्रित लीटन की रिपोर्ट आई। और ये सारे रिपोर्ट ये कहते हैं, एडम रिपोर्ट का ही सपोर्ट शेष दोनों रिपोर्ट भी करती हैं, और तीनों रिपोर्ट से ये बात करके छन के आई कि भारत के प्रत्येक गांव में एक विद्यालय था। जब ब्रिटेन के पास शिक्षा की इतनी सुंदर कल्पना नहीं थी, तब भारत के पास, जब ब्रिटेन के पास संडे स्कूल थे, तब भारत के पास शिक्षा का एक मतलब घना जाल पूरे देश में बिछा हुआ था। और वही नहीं, मैं अगर महात्मा गांधी को आपके सामने कोट करूं तो पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी तो नहीं गए थे, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1921 में जब गांधी जी ब्रिटेन जाते हैं और गोलमेज सम्मेलन से जैसे बाहर निकलते हैं तो वहां के एक पत्रकार उनसे पूछता है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में आप नहीं आए क्योंकि अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप भाग ले लिए हैं, क्या आपका समझौता हो गया है, क्या अंग्रेजों की नीतियों से आप सहमत हो गए हैं? तो गांधी जी ने कहा, उसने कहा कि क्या अंग्रेजों को आपने माफ कर दिया उनकी पुरानी गलतियों के लिए? तो गांधी जी ने कहा कि मैं अंग्रेजों को इसलिए माफ कर सकता हूं कि अंग्रेज भारत के अकूत धन संपदा को यहां से लूट करके ले गए, मैं इसके लिए भी उन्हें माफ कर कि यहाँ के निर्दोष नौजवानों की नृशंस हत्याएं की। राइट क्लिक करके कहते हैं कि मैं, लेकिन आसानी पड़ती है। लाइव चल रहा था, तुमने लाइव उठा दिया, उनका नेट गड़बड़ चल रहा है। वो कहते हैं कि मैं इसके लिए भी बात कर सकता हूँ कि यहाँ के नृशंस नौजवानों की निर्दोष हत्याएं की गई, यहाँ के निर्दोष नौजवानों की नृशंस हत्याएं की गई, लेकिन मैं इसके लिए अंग्रेजों को कभी नहीं माफ कर सकता कि उन्होंने इस देश के शिक्षा के सुनहरे वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। और गांधी जी ने 18वीं सदी में भारत के शिक्षा के तंत्र की तुलना एक सुनहरे वृक्ष से की थी, जिस पर बाद में आगे चल करके धर्मपाल जी ने किताब लिखा द ब्यूटीफुल ट्री। तो गांधी जी 18वीं सदी में जो भारत की शिक्षा की जो प्रणाली थी उसको ब्यूटीफुल ट्री की संज्ञा दी, और उन्होंने कहा कि
भारत, मैं सारी बातों के लिए अंग्रेजों को माफ कर सकता, लेकिन इस बात के लिए अंग्रेजों को कभी नहीं माफ कर सकता कि वो अंग्रेजों ने भारत के शिक्षा के जो सुनहरे वृक्ष को उखाड़ दिया और एक ऐसे वृक्ष का बीजारोपण, जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का बीजारोपण किया, जिससे भारत के लोगों को भारतीय होने से मना करती थी या भारतीय होने से रोकने का जो एक सुनियोजित प्रयास था, वो इस शिक्षा प्रणाली, वो इस शिक्षा तंत्र का एक गहरी साजिश थी। और आजाद भारत, और ऐसा नहीं कि आजाद भारत में, आजादी के दौरान ही भारत में एक स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली थी, भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली का प्रयास प्रारंभ हो गया था। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यापीठों की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। तो देश के विभिन्न हिस्सों में एक राष्ट्रवादी शिक्षा का सूत्रपात होता है, और वो राष्ट्रवादी शिक्षा का सूत्रपात इसीलिए होता है कि इस राष्ट्रवादी शिक्षा प्रणाली से निकला नौजवान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और आजाद भारत से नीचे कोई भी समझौता न करे। तो इस दृश्य से शिक्षा न केवल आर्थिक विकास का साधन है, बल्कि किसी भी राष्ट्र के गौरवबोध, किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने की यह सशक्त और समर्थ साधन है। इसलिए एक शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण, बस शिक्षा इतना महत्वपूर्ण हथियार है, उसको आगे चल करके, जिसकी चर्चा अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय कर रहे थे, कोठारी कमीशन की चर्चा, कि जब आजाद 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में जैसे देश आजाद हुआ, 1948 में पहला कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन राधाकृष्णन के अध्यक्षता में गठित हुआ, और फिर 1952-53 में मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट आई। लेकिन 1948 में जो राधाकृष्णन कमीशन का गठन हुआ वो विश्वविद्यालय शिक्षा पर केंद्रित रिपोर्ट थी। 1952-53 में मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट आई, वो माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित रिपोर्ट थी। अब पूरा ये देश महसूस कर रहा था कि शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और शिक्षा को ये टुकड़ों में, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उस शिक्षा में देखने के लिए एक शिक्षा पर समग्र दृष्टि से एक रिपोर्ट आनी चाहिए, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आनी चाहिए, जो राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप देश को आगे ले जाने में समर्थ हो सके। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता देश महसूस कर रहा था, और उसी के निमित्त, उसी योजना की पूर्ति की दृष्टि से 1964 में कोठारी कमीशन का गठन किया जाता है। 1966 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आती है, और प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा नीति उस राष्ट्र के समसामयिक प्रश्नों का उत्तर देती है। 1966 में जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई, 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ। इसलिए चीन के युद्ध के पश्चात भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा था, या भारत विश्व पटल पर जिस तरह से आगे बढ़ना चाह रहा था, उसकी झलक आप 66 के कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले तो उसकी टाइटल ही, कोठारी कमीशन ने जो अपनी टाइटल रखी अपने प्रतिवेदन की, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि हमने 62 के युद्ध में महसूस किया कि भारत को एक आर्थिक ताकत बनाने की आवश्यकता है, एक मतलब बड़ी ताकत के रूप में भारत को निकालेंगे। इसीलिए कोठारी कमीशन की पहली पंक्ति, द ओपनिंग लाइन ऑफ कोठारी कमीशन स्टेट्स दैट द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज नाउ बीइंग शेप्ड इन आवर क्लासरूम। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इसलिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के कितना सबल साधन है, ये कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन से बहुत साफ साफ झलक रहा था। और जब कोठारी कमीशन का प्रतिवेदन आया तो उसके बाद इस देश ने महसूस किया कि कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन के आधार पर इस देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। और तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद करीम छागला जी, उनके नेतृत्व में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसको 68 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। और फिर 68 के बाद 86 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने का प्रयास किया गया, करीब करीब 20 वर्षों, लगभग 20 वर्षों के पश्चात। 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात, और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि समय के परिवर्तन के साथ शिक्षा सामाजिक प्रश्नों का किस प्रकार से उत्तर देती है, और शिक्षा अपने को सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप कैसे डालती है। कि 66 में कोठारी कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी, और 86 में पुनः जब दूसरी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, जब दूसरी शिक्षा नीति 86 में आई, तो कोठारी साहब जीवित थे। तो कोठारी साहब से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर आपको 86 में
अपना जो 64 में आपने प्रतिवेदन दिया था, उस प्रतिवेदन को 86 में देना होता, तो आप उस प्रतिवेदन में क्या क्या संशोधन करते? तो कोठारी साहब ने कहा कि सबसे पहले तो मैं उसकी टाइटल बदलता। उन्होंने कहा कि 66 में देश की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने उसकी टाइटल दिया एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। लेकिन 86 में समाज में एक मूल्य संकट का गहरा बोध चारों तरफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं उस कमीशन की टाइटल बदलता और मैं टाइटल रखता एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, तो राष्ट्र मतलब चरित्र निर्माण की शिक्षा। तो इस प्रकार से तत्कालीन समाज के जो प्रश्न होते हैं या तत्कालीन समाज की जो आवश्यकताएं होती है या तत्कालीन समाज की जो आकांक्षाएं होती है, उन आकांक्षाओं के अनुरूप इस देश की शिक्षा नीति युवा गढ़ने का काम करती है। इसलिए 34 वर्षों बाद, लगभग 34 वर्षों बाद जब इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो इस देश को इस शिक्षा नीति से बड़ी उम्मीदें थी। क्योंकि अभी हमने देखा है कि 90 के वैश्वीकरण के पश्चात राष्ट्रों की निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ी, लेकिन जब अभी जो पैंडेमिक आया है या उसके पहले की जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां ये बता रही थी कि हम आत्मनिर्भरता तो ठीक है, लेकिन परस्पर निर्भरता तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में हमको आत्मनिर्भर भी रहना चाहिए। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद जब एक दूसरे की परस्पर निर्भरता बढ़ी, तो कई राष्ट्र उस निर्भरता में बहुत अपने को उपयोगी साबित नहीं कर पाए और वो राष्ट्र ये महसूस करने लगे कि अब हमको आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। अगर हम आत्मनिर्भर रहे होते तो शायद मेरी अर्थव्यवस्था को या मेरे राष्ट्रीय बिंदुओं पर इतना नुकसान नहीं हुआ होता। तो उसी दृष्टि से इस शिक्षा नीति में एक बड़ा संकल्प, जिस संकल्प की पुनरावृत्ति आपके इस टाइटल के माध्यम से की गई है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, तो एक बड़ी कई महत्वपूर्ण, अच्छा दूसरे एक राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा नीति हो। राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा नीति कोई शिक्षा नीति तब होती है जब उस शिक्षा नीति में इस राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की चिंता निहित हो और व्यापक भागीदारी, व्यापक सहभागिता से के साथ जब वो शिक्षा नीति तैयार हो। आप इस शिक्षा नीति के अगर प्रारंभिक बिंदुओं को ध्यान दें, इसके पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो देखेंगे कि 2.5 लाख गांव पंचायतों में संवाद हुआ था, 6600 ब्लॉक में डिबेट हुआ था और वहां से जो सुझाव आए थे, और वही नहीं 21 मई 2019 को जब पब्लिक डोमेन में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डाला गया, तो ये देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति कितना सतर्क था, कितना जागरूक था, कितना उत्साहित था कि पब्लिक डोमेन में डालते ही पहली बार 2.5 लाख सुझाव लोगों ने, इतने डिस्कशन के बाद 2.5 लाख सुझाव इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आए। इसका मतलब ये देश बहुत बेसब्री से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऐसे शिक्षा नीति की प्रतीक्षा कर रहा था जो भारत को एक सशक्त राष्ट्र, एक समर्थ राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करे। अब इस शिक्षा नीति में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करेगा। एक तो हम अपनी बात को, मुझे लगता है कि ज्यादा उच्च शिक्षा पे केंद्रित करेंगे, थोड़ा सा, हालांकि आपके टॉपिक में तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करूंगा, स्कूल एजुकेशन की, लेकिन ज्यादा बात अगर उच्च शिक्षा में मैं करूंगा तो सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो भारत में जब दुनिया में कहीं विश्वविद्यालय नहीं थे, तब भारत के पास तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, उदंतपुर विश्वविद्यालय, मतलब एक विश्वविद्यालय की बड़ी श्रृंखला इस देश में थी जब दुनिया को विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं थी। लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने इस देश में शिक्षा के उस प्रणाली को समाप्त किया और नालंदा विश्वविद्यालय के तो पुस्तकालय में आग लगाया और 6 महीने तक पुस्तकों से वो आग जलती रही, इतना समृद्ध पुस्तकालय था। पूरे एशिया में, भारत में नहीं, पूरे एशिया के लोग भारत के ज्ञान और विज्ञान को सीखने के लिए यहाँ आते थे। उसी दौरान फाह्यांग, सिंह, ये सारे मतलब यात्री भारत से आए और भारत की ज्ञान परंपरा को लेकर के दूसरे देशों में गए। भारत की ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध थी, अब थोड़ा नेट चिपक गया, फीडबैक और मिल गया तो सब तब आ गई। फीडबैक फॉर्म डाल दिया और जो इनका नेट जा रहा अभी सब आ रहे थे। हाँ फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने? फीडबैक किस पे शेयर किया? अच्छा ये चैट पे आया है, चैट पे आया जो भरे जो भागेंगे लोग छोटे जाए तो फीडबैक फॉर्म भेज दिया बीच में। मेरे को 76 से 78 आ गए क्योंकि नेट काम नहीं कर उनका रहा। नेटवर्क किया। The rate of webinar 5. How much you understand from this? ये क्या हो रहा है? नेट काम नहीं कर रहा, उनका नेट हैंग हो गया है। क्या होता है? उनके जियो के टावर चिपक गए। वहाँ इनका नेटवर्क बहुत आसानी से मिलता ही नहीं।
ये बैराज से गए थे। गोरखपुर के 75 रह गए। गोरखपुर तो नेपाल के पास है ना। हैं? रिचार्ज नहीं कराया। छोड़ गए ये सही चीज़ है। एक बारी वर्मा क्या हुआ? छोड़ गए हैं, आप देख लीजिए सर। तकनीकी कारणों से हमारे मुख्य वक्ता जी अभी पुनः उपस्थित होंगे और बहुत अच्छी जानकारी वो दे रहे हैं। वो पुनः उपस्थित हो गए हैं। स्वागत है आपका मुख्य वक्ता जी डॉक्टर राजशरण शाही। आपकी आवाज आ रही है सर? ह्वेनसांग जब वापस जाने लगा तो वहाँ के कुलपति ने, अब देखिए अपने यहाँ कितना मतलब विद्वानों के स्वागत की क्या परंपरा थी, पूरी भारत की परंपरा। तो उन्होंने यहाँ वहाँ के वाइस चांसलर ने 2 विद्यार्थियों को लगा दिया कि ये उनके बहुत सारा गट्ठर, पुस्तकों का गट्ठर वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। जब वो समुद्र की यात्रा शुरू किए तो पुस्तकों का गट्ठर उसमें पड़ा हुआ था। रास्ते में तूफान आया और वो नाव डूबने की स्थिति आने लगी। तो नाविक ने उद्घोष किया कि आप लोग जो सामान रखे हैं, अब जान बचाना ये बड़ा इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए जो जिसके पास सामान हो वो सामान आप लोग समुद्र में तुरंत फेंक दें। तो इंसान बड़ा चिंतित हुआ कि इतना मेहनत से यहाँ की ज्ञान परंपरा को मैं लेके जा रहा हूँ और इसे मुझे फेंकना पड़ेगा। देखिए भारत के लोगों का ज्ञान के प्रति, विज्ञान के प्रति, विद्या के प्रति क्या अनुराग था। 2 शिष्य जिसको वहां के वाइस चांसलर ने ह्वेनसांग के साथ लगाया था, वो दोनों तब तक समुद्र में छलांग, मतलब समुद्र में छपाक की आवाज आई और नाविक को ये लगा कि वो गट्ठर ह्वेनसांग ने फेंक दिया है। बाद में जब नाव तट पे पहुंच गई और जब देखा कि वो दोनों गट्ठर वहां मौजूद हैं और ह्वेनसांग ढूंढने लगा कि वो विद्यार्थी कहाँ है गट्ठर निकालने के लिए, तो देखा कि वो विद्यार्थी नहीं है। बाद में पता चला कि उन दोनों विद्यार्थियों ने भारत की उस ज्ञान परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और एशिया में उसके प्रसार के प्रति कितना संकल्पित थे कि वो अपने प्राणों की आहुति देकर के भारत के ज्ञान परंपरा को विदेशों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किए। ये भारत की ज्ञान परंपरा थी। तो उस ज्ञान परंपरा को समृद्ध, तो अब उसी और अगर नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें कहा गया 2 इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला के संकल्प को दोहराया गया। तो इसकी बात मैं कर रहा था कि जिस भारत में विश्वविद्यालय की इतनी समृद्ध, इतनी उत्कृष्ट परंपरा रही हो, उस भारत में हमको ये बताया जाता है कि 1857 में के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात 1858 में प्रथम 3 विश्वविद्यालय, अगर आज प्रश्न पत्र में पूछा जाता है प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन है, तो दिल्ली और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये विश्वविद्यालय 1858 में स्थापित हुए। ये कहा जाता है आधुनिक भारत में, ये मैं कह सकता हूँ कि आधुनिक भारत के 3 विश्वविद्यालय, ये देखिए मूल में ही कितनी बड़ी भूल थी कि ये तीनों विश्वविद्यालय जब स्थापित हुए तो जिस भारत में, जब दुनिया में कहीं विश्वविद्यालय नहीं थे, तब भारत के पास विश्वविद्यालय था। तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में उच्च शिक्षा को खड़ा करने का प्रयास न करके, बल्कि ब्रिटेन के आधार पर भारत में उच्च शिक्षा की नींव डाली गई। और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय के प्रस्तावना में लिखा गया कि ये तीनों विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर स्थापित होंगे, लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर स्थापित किए जाएंगे। और ये तीनों विश्वविद्यालय, ये भी मैं आपके सामने कहूंगा कि उस समय ब्रिटेन के जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय, अगर ब्रिटेन के ही श्रेष्ठ शिक्षा को भारत में सूत्रपात करना चाहते रहते तो ब्रिटेन में उस समय श्रेष्ठ विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो टीचिंग और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, दुनिया के उसमें श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय में थे, उनको आदर्श मान करके भारत में विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की स्थापना न करके, उस समय ब्रिटेन का जो 2म दर्जे का विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें टीचिंग का काम नहीं होता था, सिर्फ एप्लीकेशन देने का काम करता था, वो विश्वविद्यालय को, और जब भारत में उच्च शिक्षा की स्थापना हुई तो विश्वविद्यालय परीक्षा कराने का काम कर रहे थे, पढ़ाई महाविद्यालयों में होती थी। तो इतनी कमजोर नींव पर भारत में उच्च शिक्षा का विकास किया गया। लेकिन जब 2020 में इस नई शिक्षा नीति को लाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है, तो एक तो व्यापक विमर्श के बाद लाया गया है, और दूसरे इस शिक्षा नीति की संकल्पना को अगर देखें तो कहा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, द एम ऑफ एजुकेशन, इस शिक्षा नीति में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में परिकल्पित किया गया कि समग्र विकास शिक्षा का उद्देश्य हो। इधर के वर्षों में हमने महसूस किया कि विद्यार्थी के कॉग्निटिव डोमेन का तो डेवलपमेंट हमने किया है, सूचना का तेजी से प्रसार हुआ है, लेकिन जैसा कि कोठारी कमीशन ने, कोठारी साहब ने 86 में कहा कि एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब चरित्र का पक्ष
चरित्र निर्माण का पक्ष जो शिक्षा में एक बड़ा उज्जवल और प्रखर पक्ष है, वो शिक्षा के द्वारा कमजोर हो रहा था। इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है कि हम ये शिक्षा नीति कॉग्निटिव डोमेन पे भी बल देती है, अफेक्टिव डोमेन पे भी बल देती है और साइकोमोटर डोमेन पे भी बल देती है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की शिक्षा की संकल्पना को साकार करने के लिए इस शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई। इसके पहले जितने कमीशन की रिपोर्ट आए थे, कुछ मुदालिया कमीशन ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा में 10% विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा के द्वारा वोकेशनल कोर्स की तरफ डाइवर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन ये बार बार कहने के बावजूद भी हमारी अभी आज की जो स्थिति है, जो एलिजिबल एज ग्रुप है 19 से 24 वर्ष का, जो हायर एजुकेशन में जाता है एलिजिबल एज ग्रुप, मात्र 5% ही वोकेशनल एजुकेशन में जा रहा है या उसको पूरा कर पा रहा है। तो इसलिए हमने देखा कि ये ग्रास एनरोलमेंट तो रेशियो इस देश में बढ़ा है और तेजी से इधर के वर्षों हमको लगता है कि 10 वर्षों में ग्रास एनरोलमेंट GER तेजी से बढ़ा है और इस शिक्षा नीति में कहा गया 2035 तक हम GER को 50% ले जाएंगे। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मानव शक्ति हम तैयार करेंगे, जो मनुष्य निर्माण करेंगे, वो सार्वसार्विक पटल पर हेलो जी सर, यू आर ऑडिबल। तो सर्वसार्विक पटल पर विकसित युवा तैयार करना है तो हमको उसको स्किल की भी ट्रेनिंग देनी होगी, हमको उसके चरित्र निर्माण की भी शिक्षा देनी होगी, हमको उसके कॉग्निटिव डोमेन का भी डेवलपमेंट करना होगा। तो इसलिए इस शिक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो शिक्षा की रचना में परिवर्तन किया गया है कि अब तीन तरह के हाँ भैया नहीं बताओ क्या हो गया, किस बात करनी है? पापा है, मम्मी है। पिट्यूटरी एक हाथ गलत हुआ होगा। ये कौन बात कर रही है? हाँ औकात से ज्यादा। हाँ तो कॉलेजों को क्या होशियारी करी, लेकिन टेस्ट देना था मेरे को, मैंने दे दिया। हेलो, मैंने बोला था एक मैंने छोड़ा था, 3 छोड़े थे आप, 3 छोड़े थे, 3 छोड़े हैं। आपकी आवाज जी तो ये अभी तो इस शिक्षा नीति में हम इस शिक्षा नीति में ज्यादा से ज्यादा वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे फोकस किया गया है, जिससे और ये कहा गया है कि आगामी 50 वर्षों में, आगामी 20 वर्षों में इसको जो वोकेशनल एजुकेशन में जो युवा जाए वो 50% इनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है सर। तो 50% इनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। अभी देखते भारत एज 5% युवा ही प्रोफेशनल प्रोग्राम में प्रोफेशनल कोर्स में जा रहा है, जबकि अमेरिका में 52% है वोकेशनल प्रोग्राम का रेशियो। इसी प्रकार से कोरिया में 75% है, इजराइल में 96% है। तो दुनिया के जो विकसित देश हैं वो जो विकास किए हैं उसमें उन्होंने अपने कोर्स को ज्यादा से ज्यादा स्किल ओरिएंटेड बनाया है। तो भारत में भी इस शिक्षा नीति में ज्यादा से ज्यादा फोकस स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन को दिया गया है। साथ ही साथ रिसर्च और इनोवेशन को, क्योंकि हमने देखा है कि आज जो 21वीं सदी है वो मतलब नॉलेज सोसाइटी है, ये इसमें आपका डेवलपमेंट कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो वही देश प्रगति करेगा
जिसके पास अभी 2005 में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि एक जो पहले जब कृषि आधारित समाज था तो जिसके पास ज्यादा कृषि थी वो ज्यादा प्रगति करता था, जब उद्योग आधारित समाज हुआ तो जिसके पास ज्यादा ये मिनरल्स थे, खनिज थे, वो ज्यादा प्रगति कर रहा था। लेकिन आज इस नॉलेज सोसाइटी में जिसके पास नॉलेज की पूंजी, नॉलेज कैपिटल जिसके पास जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा राष्ट्र उतना समृद्ध हो, सशक्त होगा। इसलिए कि इस भारत को अगर सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो भारत में रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को समृद्ध करना होगा। उसकी एक स्वस्थ परंपरा, एक समृद्ध परंपरा, एक मतलब रचनात्मक वातावरण विकसित करना होगा। इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2000 करोड़ रुपए के द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन की बात की है। और यही नहीं, अभी जो पीछे की ये पॉलिसी ने इस डेटा को दिया है, पॉलिसी में ही लिखा हुआ है कि 0.6 2014 में 0.8% था, 2008 में 0.8% था, जो 2014 में घट करके रिसर्च पे खर्च 0.69% हो गया था, जबकि यूएसए में 2.8% रिसर्च पे खर्च करता है। इसी प्रकार से दक्षिण कोरिया 4.1% खर्च करता है, इजराइल 4.3% खर्च करता है। तो दुनिया के अन्य जो विकसित देश है जिन्होंने के वर्षों में ज्यादा विकास किया है वो रिसर्च और इनोवेशन पे ज्यादा खर्च किया है। हमारे रिसर्च और इनोवेशन पे कम है। कोठारी कमीशन ने पहली बार ये किया था कि जीडीपी का 6% हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, और उसने ये कहा था कि 20 वर्षों में इस लक्ष्य को हम पूरा करें। लेकिन 86 में 20 वर्षों बाद जब 86 की शिक्षा नीति गठित हुई तो उसमें भी ये कहा गया कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाए। बार बार ये कहा गया कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाए, लेकिन आज भी जीडीपी का 4.2%, 4% इतना ही खर्च हो पा रहा है। तो इस शिक्षा नीति में ये बहुत साफ संकल्प व्यक्त किया गया है कि अभी तत्काल तो बजट का 10% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन पे, लेकिन बहुत जल्दी अगले वर्ष तक इसको 20% तक ले जाएंगे और जीडीपी के 6% इस प्रकार से बढ़ाएंगे। और सिर्फ जीडीपी के 6% नहीं, ये बड़ा डाइवर्जन इस शिक्षा नीति में देखें तो बड़ा डाइवर्जन, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के दुर्गुणों को भी हमने देखा है और प्राइवेट सेक्टर की भी जो हानियां हैं उनको भी हमने देखा है। इसलिए भारत की जो प्राचीन परंपरा एक शिक्षा समाज केंद्रित होगी, समाज पोषित होगी, तो इस शिक्षा नीति को समाज पोषित, समाज केंद्रित बनाने के लिए सरकार तो शिक्षा पे खर्च करेगी, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे उपायों की चर्चा की गई है, क्राउड फंडिंग की, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की, कोलैबोरेशन की, डोनेशन की। भारत में जब प्रारंभ में आजादी के बाद जो विश्वविद्यालय खुले उस शिक्षा में विश्वविद्यालयों में जो कंट्रीब्यूशन था वो डोनेशन का 15% था, जो आज घट करके मतलब 6% के आसपास हो गया। तो इस डोनेशन को भी बढ़ाया जाए, चाहे वो एलुमनाई के द्वारा या कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के द्वारा या क्राउड फंडिंग के द्वारा। तो एक तो सरकार बजट पे खर्च करेगी, साथ ही साथ शिक्षा से समाज को प्रत्यक्ष लाभ होता है, इसलिए शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा समाज केंद्रित और समाज पोषित बनाने का प्रयास किया गया। दूसरा इस शिक्षा नीति में बड़ी महत्वपूर्ण बात आत्मनिर्भर सबके विकास की बात इस अर्थ में की गई है। ये कहा गया कि ये पॉलिसी जो है 5 खड़ी है: एसेस, इक्विटी, एक्सीलेंस, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऐसे सबकी पहुंच शिक्षा तक हो, सबकी भागीदारी शिक्षा में हो, शिक्षा समावेशी हो, शिक्षा में उत्कृष्टता, शिक्षा में गुणवत्ता आए और शिक्षा में जवाबदेही सुनिश्चित हो। ये पॉलिसी ने भी कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे। हमने देखा है कि इधर विश्वविद्यालय और शिक्षा का बहुत ज्यादा विकास इसलिए नहीं हो पाया कि शिक्षा में बहुत ज्यादा अंकुश या शिक्षा में जितनी स्वतंत्रता शिक्षक को मिलनी चाहिए वो स्वतंत्रता शिक्षा में नहीं थी। तो इस पॉलिसी में बार बार ऑटोनॉमी थी, वो चाहे ऑटोनॉमी विश्वविद्यालय की हो, अभी तक तो विश्वविद्यालयों को ऑटोनॉमी दी गई थी, लेकिन कई अर्थों में कॉलेज बिल्कुल ऑटोनॉमी से दूर थे। तो स्वायत्तता, जितनी स्वायत्तता विश्वविद्यालयों को होगी उतनी स्वायत्तता कॉलेजों को भी होगी। अब पूरी तरह से एफिलिएशन को समाप्त करने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा अब जो कॉलेज होंगे वो भी अपना पाठ्यक्रम बनाएंगे, वो जो कॉलेज होंगे वो भी अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाएंगे, वो भी अपने करिकुलम तय करेंगे, वो भी अपने रिसर्च के डायमेंशन तय करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो कई अर्थों में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को स्वायत्त बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस पॉलिसी में कहा गया है कि ज्यादा लाइट बट टाइट रेगुलेशन बहुत कम होगा, लेकिन बहुत मतलब बहुआयामी होगा, समग्र और प्रभावी। तो इस प्रकार से एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र भी
स्वायत्तता देते हुए प्रभावी नियंत्रण तंत्र विकसित करके ज्यादा से ज्यादा इसको शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किया गया। दूसरा, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात होलिस्टिक डेवलपमेंट के संदर्भ में क्या गया कि 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है कि अब तक केवल कॉग्निटिव लेवल का जो परीक्षाएं होती थी सिर्फ कुछ प्रश्न पत्र पूछ करके और विद्यार्थी जो रट के लिख लिया वो उसको अंक के आधार पर उसका मूल्यांकन कर दिया, लेकिन अब कहा होलिस्टिक डेवलपमेंट और 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है। और हम तो ये कहेंगे कि ज्यादा ये शिक्षा नीति को अगर सर्वाधिक किसी को फोकस किया है तो ये शिक्षा नीति छात्र केंद्रित शिक्षा नीति आप कह सकते हैं, क्योंकि इस शिक्षा नीति में पहले यह था कि छात्र को बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी। वो छात्र 1 साल जैसे ग्रेजुएशन 1 साल का किया, 2 साल का किया, किसी कारण बस वो पढ़ाई छोड़ दिया, तो पढ़ाई छोड़ने के पश्चात वो 1 साल का 2 साल का उसकी पढ़ाई तो बेकार होती थी। 2 साल की पढ़ाई पर जो शिक्षक का खर्च होता था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च होता था, वो पूरा नेशनल लॉस जाता था। क्या अगर किसी कारण बस छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष के बाद छोड़ता है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष के बाद छोड़ता है तो डिग्री मिल जाएगा। ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का, और दूसरे साथ ही क्रेडिट बैंक, जैसे मान लीजिए 10 क्रेडिट आपने करके किसी कारण से आपको छोड़ना पड़ रहा है तो वो क्रेडिट बैंक में आपका जमा रहेगा। जब वो आप वापस आते हैं, पुनः वापस आते हैं, तो क्रेडिट बैंक से आप जहां चाहे मतलब 10 क्रेडिट से आगे शुरू कर सकते हैं एक निश्चित समय के बाद। तो एक मतलब ऐसा शिक्षा तंत्र जो सर्वसमावेशी आपको बराबर मतलब आकर्षित करेगा इस तंत्र में आने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को समावेशी बनाने, ज्यादा से ज्यादा सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस शिक्षा नीति इस शिक्षा नीति में अंतिम व्यक्ति की चिंता का भी प्रावधान किया गया है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहले बना था कि जो क्षेत्र आर्थिक रूप से वंचित हैं या विकास से वंचित रह गए हैं उनके एक नेता, इसी तरह से स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की बात कही गई है। और स्पेशल एजुकेशन जोन ऐसे जो असेवित क्षेत्र हैं या जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच गई है उन क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए, और खास करके जैसे देखिए एक बहुत अच्छी बात 86 की शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय की कल्पना आई थी कि शहर में तो विद्यार्थियों के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों के जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उसके पास पढ़ाई का अवसर। हमें ज़रा रिजॉइन करना पड़ता है तकनीकी खराबी के कारण। चल रिफ्रेश कर लीजिए। सबसे नीचे आ रहे होंगे लिस्ट में। सर मेरे को लग रहा है आपको रिफ्रेश करना चाहिए। पापा हो भारत में दुनिया को शांति, उस भारत में शांति की शिक्षा की बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी या भारत का जो शिक्षा में जो इंडियननेस थी उसको हमने खोया। रिपोर्ट बनाई उसमें एक कहा था कि तीसरा पिलर जो एजुकेशन का जो लर्निंग का जो थर्ड पोल है या जो थर्ड पिलर है वो लर्निंग टू लिव टुगेदर, और जो चौथा पिलर वो कहता है कि लर्निंग टू बी, स्वतः को जानो, स्वयं को पहचानो। अच्छा परंपरा भारत की जो सरकार है वो ये कहती है कि जो ज्ञान का खजाना है, और उसका जो टाइटल उसकी टाइटल है लर्निंग द ट्रेजर विदिन। लर्निंग द ट्रेजर विदिन की टाइटल भी स्वामी विवेकानंद की परिभाषा से, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द माइंड। ज्ञान अंदर है, उस अंदर निहित है। शिक्षा का कार्य उन पूर्णताओं को प्रकट होने का अवसर और व्यवस्था करना है। तो इसी ठीक जो बात जो विश्व की शिक्षा शास्त्री या जो विश्व की शिक्षा की रिपोर्ट जो महसूस कर रही थी वो सारे तत्व एलिमेंट तत्वों को भारत की शिक्षा में प्रतिष्ठित करते हुए एक समृद्ध भारत, एक समर्थ भारत, जवान भारत, एक जागृत भारत तैयार करने का प्रयास। और जो महत्वपूर्ण बात है कि ये संस्थानों की बात की गई, ये कहा गया कि अभी कहा गया 22 भाषाओं में, यही नहीं इस शिक्षा नीति में सब। दूसरा ये कहा गया कि आगे की शिक्षा व्यवस्था में भाषा बाधा न बने, इसलिए प्रत्येक विषय के खास करके उच्च शिक्षा में भी जो ई कंटेंट तैयार करने की व्यवस्था भी की जा रही है। और मतलब डिजिटल लर्निंग या ये जो टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा जो 96 की रिपोर्ट आई थी यूनेस्को की, उसने कहा था कि एजुकेशन मस्ट बी रूटेड टू कल्चर एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस। इस शिक्षा नीति में भी वही रिफ्लेक्शन दिखता है कि भारत
भारत केंद्रित शिक्षा अधिष्ठित करने के साथ साथ एक विकास की सुदीर्घ योजना भी दिखाई देती है। अब जितनी भारत की भाषाओं की चर्चा की गई, उसी के साथ ही साथ जो ज्ञान और विज्ञान के उभरते क्षेत्र हैं, उन नए नए आयाम हो सकते हैं, जो नूतन आयाम हो सकते हैं, जो कार्य के नए क्षेत्र हो सकते हैं, उस क्षेत्र में भी एक समर्थ युवा, सशक्त युवा, एक नेतृत्वकारी युवा गढ़ने का संकल्प भी इस शिक्षा नीति में दिखाई देता है। इसीलिए शिक्षा नीति को एक अम्ब्रेला के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया है, यूजीसी को खड़ा करके। और अब जैसे एक ही यूजीसी जो है ग्रांट भी देने का काम करती थी, रेगुलेशन भी बनाने का काम करती थी, स्टैंडर्ड सेटिंग का भी काम करती थी। इसमें कहा गया कि ये 4 एक अम्ब्रेला के नीचे एजुकेशन होगा, जिससे कि सभी संस्थानों में आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, लेकिन साथ ही साथ एक अलग उसी संस्थान के अंदर स्वायत्त रूप से अलग अलग इंस्टीट्यूशन होंगे। एक इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेगा, देखेगा, दूसरा इंस्टीट्यूशन क्वालिटी और एक्रीडिटेशन का काम देखेगा, तीसरा इंस्टीट्यूशन से रेगुलेशन बनाने का काम देखेगा, चौथा इंस्टीट्यूशन फंडिंग का काम कर देती है। नए नए प्रकल्प उसमें ये स्वायत्त होंगे, लेकिन इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके नाते ये जो है आपस में एक अम्ब्रेला के नीचे इसको लाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से इस शिक्षा नीति के द्वारा एक श्रेष्ठ भारत, एक समर्थ भारत, एक सशक्त भारत, एक ऐसे भारत के निर्माण की पृष्ठभूमि इस शिक्षा नीति में दिखती है, जिसके द्वारा भारत का युवा आगामी जो इस टाइम फ्रेमवर्क जो तय किया गया 2020 से 2040 के बीच इस शिक्षा नीति को हम लाएंगे। हाँ, एक प्रश्न जरूर इस शिक्षा नीति को लेकर के लिखता है, और एक स्वामी विवेकानंद की एक बात से जरूर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक बार भारत की शिक्षा की जो कल्पना कि एक बार स्वामी जी शिकागो की गली में टहल रहे थे, तो वहाँ का एक नवदंपति स्वामी जी को तो भारत की शिक्षा की जो कल्पना है, व्यक्ति निर्माण की जो कल्पना है, तो उसमें उस नवदंपति ने स्वामी जी के वस्त्र को देखकर how ugly he looks like, स्वामी जी सुन गए। तो स्वामी जी पीछे थे और मैन यू बिलोंग टू दैट कंट्री वेयर टेलर मेक्स द पर्सनालिटी, आई बिलोंग टू दैट कंट्री वेयर टीचर मेक्स द पर्सनालिटी, वेयर एजुकेशन मेक्स द पर्सनालिटी। तो हमारी जो पर्सनालिटी की परिभाषा है सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन में, अफेक्टिव और साइकोमोटर और सारे डोमेन पे छात्र को विकसित करने की संकल्पना इस शिक्षा नीति में निहित है। हाँ, एक बात को लेकर के जरूर कि मतलब इसका क्रियान्वयन कठिन है, लेकिन मैं उस बात को भी करूंगा कि क्रियान्वयन के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रयास प्रारंभ हो गया है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस देश में जिस साहस, संकल्प और जिस उत्साह के साथ इस शिक्षा नीति का स्वागत किया है, उसी साहस, संकल्प और उत्साह के साथ इसका क्रियान्वयन भी करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री राजशाही जी ने जिस तरह से प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा नीति समसामयिक प्रश्नों का उत्तर देती है, उस पर विस्तार से और अत्यंत सूक्ष्म विवेचन करते हुए हम लोगों को एनलाइटन किया, हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया, उसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं आपके सर। और कोठारी आयोग के प्रतिवेदन से लेकर उसके विस्तार पर प्रकाश डालते हुए खगोलीकरण की इस दौर में वैश्विक परिदृश्य में भारत कहां पर है, किस तरह से शिक्षा पर कितना खर्च करता है, रिसर्च पर कितना खर्च करता है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए सर आपने जिस प्रकार से अपना उद्बोधन दिया, उसके लिए हम आपके हमेशा ऋणी हैं। और अब मैं के महाविद्यालय की प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष श्री विजय शंकर वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और इस वेबिनार में उपस्थित समस्त लोगों का आभार प्राकट्य कर हम लोगों को अनुग्रहित करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री विजय शंकर वर्मा जी। मुझे लगता है शायद वो अभी हमारे वेबिनार में जुड़े हुए थे और किसी तकनीकी कारण से अभी नहीं है। तो मैं अब कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो आएं और समस्त महानुभावों का, अतिथियों का भावभीना आभार व्यक्त करें, ज्ञापित करें। डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी जी। धन्यवाद शर्मा जी।
आज के का वेबिनार अपने अपने समाप्ति की ओर है और बहुत ही प्रेरक उद्बोधन सारे प्रतिभागियों के सम्मुख आए, जो कि हम सबको एक नई ऊर्जा देकर के गए, नया ज्ञान देकर के गए हैं। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रिपुदमन सिंह क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी जी को आभार व्यक्त करती हूँ। यद्यपि वो अभी तक जुड़े रहे चले गए हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट मॉडल के बारे में बताया, बहुविषयी बहुआयामी शिक्षा के बारे में बताया, ई कंटेंट के बारे में बताया, ये सब चीजें हमारे लिए स्वागत योग्य भी हैं और इन सब का एक गहरा ज्ञान हम सभी तक पहुंचा है। इसके लिए मैं डॉक्टर रिपुदमन सिंह को बहुत ही धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी कीमती समय में से हम सबके लिए अपना समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत आभार। मुख्य वक्ता डॉक्टर राज शरण शाही जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ शिक्षा पद्धति के बारे में अपना प्रेरक उद्बोधन दिया। वैदिक काल से लेकर के मैकाले की शिक्षा पद्धति और आज वर्तमान की शिक्षा पद्धति के जो उतार चढ़ाव आते रहे हैं, इन विभिन्न सोपानों पर बहुत ही गहराई के साथ साथ एक एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए और हम सबको बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन प्रदान किया। किस तरह से उन्होंने बताया कि आज की शिक्षा छात्र केंद्रित है, जो नई नीति आ रही है वो छात्र केंद्रित है, प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार नागरिकों को शिक्षित करेगी, विद्यार्थियों को तैयार करेगी, बहुविषयक संस्थानों का निर्माण होगा, एक ही जगह पर सारी शिक्षा पद्धति हमको उपलब्ध होगी, सारा ज्ञान उपलब्ध होगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि 22 विषयों में यानी विभिन्न भाषाओं का भी इसमें आदर किया गया है, बहुत ही सम्मान की बात है। तो कुल मिलाकर के अगर हम एक शब्द में कहें तो हमारे प्रोफेसर शाही जी का जो वक्तव्य है वो ऐतिहासिक होने के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों को बहुत सही से रेखांकित कर रहा है और इस शिक्षा नीति का हमारे भारतवर्ष के शैक्षिक जगत में क्या योगदान होगा, इस पर उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ प्रकाश डाला और हम सब उनके मिला है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके प्रेरक व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणादायी रहे। एक बार में पुनः अपने प्रबंध समिति के समस्त सम्मानित व्यक्तियों का, अध्यक्ष जी का, मंत्री जी का, प्राचार्य जी का, सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ साथ महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक जिन्होंने इतने अच्छे श्रोता के रूप में हमारे माननीयों का, हमारे आदरणीयों का जो वक्तव्य सुना है, उसके लिए भी वो सभी का आभार, सभी का अभिनंदन। और एक बार पुनः मैं उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके बिना इस वेबिनार की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसलिए अंत में मैं अपने महाविद्यालय की ओर से सभी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को बार बार बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। इस वेबिनार में उपस्थित समस्त महानुभावों का बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इसमें फीडबैक फॉर्म अभी शेयर किया गया है, चैट में आपको मिल जाएगा और इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों से जैसे व्हाट्सएप पर और विभिन्न माध्यमों से आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो लोग इसका फीडबैक फॉर्म भर कर देंगे उन्हें सर्टिफिकेट जल्दी ही इशू कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। करना फिनिश फिर सेव करना हो गया, वो आप वहाँ से कर दो, उधर बैक हो गए आपको हो गया लीव। हाँ पर मत पार्टी लिखना मीटिंग बस, बाकी लोगों को लीव कर दिए, मीटिंग क्लोज कर दिए। अभी तो यहाँ से चल रहा है, मैं बंद कर देता हूँ। थैंक यू और डाल करके सर आपका स्पेस बार खराब है। बहुत बधाई मैम आपको, बहुत सर आपका बैक स्पेस भी खराब है। एक्चुअली मैंने कल कीबोर्ड निकाला था सर, तो तार लगाना भूल गए। YouTube पे कह रहे बहुत आवाजें आ रही, तो तुम्हारी सही होगी। स्टार्टिंग में आ रही कर दीजिए हैं और यहाँ से भी स्टार्टिंग में आ रही थी।
स्टार्टिंग में YouTube पे आवाज व्हाट्सएप पे डालेंगे, बाकी इसकी गूगल मीट की चैट में भी डाल दिया था, तो हाँ बाकी उस पर डाल देंगे, आपको लिंक भेज देते हैं। शुरू में आवाज़ें गई यूट्यूब पे बहुत, शुरू में यूट्यूब पे आवाज़ें गई हैं बहुत। माइक आपका खुला था आप वो मैं भूल गया कि लोगों को क्वेश्चंस इनवाइट नहीं किए। कहीं नहीं इन्वाइट कैसे कर, नहीं बाद में क्या चैट पे लिख के आते हैं ना, किसी ने लिखा ही नहीं, हम तो देख लेते सब तो नाइस सेशन डाले जा रहे हैं, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी नाइस सेशन डाले वेरी जो उनका वो रहा अच्छा, हमने देखा अच्छा बोला, मतलब नोट करने लायक था, क्योंकि कहीं कोट करना तो वो क्या अच्छी हो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, लेकिन जो समय की कमी को 40 मिनट दी थी तो वो थोड़ा जल्दी में बोल रहे थे कि हम मैटर गागर में सागर बढ़ते हैं, लेकिन बोले अच्छा, हमने देखा उनका काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें कुछ हमने पढ़ी है ना पहले, जैसे अपने यहाँ का। अर्पित जी मेरा और बनाइए, क्यों वैसे हमने काफ़ी काम कर लिया है, हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया है, चल लेफ्ट कर दे। गूगल मीट वाला मैंने लिंक भी क्रिएट किया था, लेकिन आप जरा करो तो अच्छा है। संडे को आप व्यस्त हो क्या? मैं अभी आज कितना सेकेंड है ना, मैं 4th से लेकर के 8th तक तो दिल्ली में जाऊँगा अभी, मेरा एग्ज़ाम्स हैं इसलिए मुझे दिल्ली जाना है। आपका कब है सेमेस्टर? 6 तो ये प्रॉब्लम होगी। अच्छा आप गूगल मीट का वो बने, गूगल मीट का आपका लिंक बना दे रहा हूँ मैं, इधर इस तरफ उधर ही आता कैसे उनका जरा बताते रहना किसका आया है ना उसका। जी उधर ही आता। चेयर उधर रख दो तो नहीं आप बटिए नहीं, हम इस वाले लैपटॉप आपको बता